इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर वो सब्जेक्ट ऑफ हैजार्ड्स। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया में जो एग्रीकल्चर था वो बहुत अच्छा होता था, बट फिर भी उसकी फर्टिलिटी के बावजूद भी, मतलब उपजाऊपन होने के बावजूद भी खेती जो थी उसको काफ़ी संकटों में से गुजरना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, यूफ्रेट्स वुड हैव टू मच वाटर एवरी ईयर एंड द फ्लड द क्रॉप एंड सम टाइम दे चेंज द कोर्स ऑल टुगेदर। देखिए अब कभी कभार आपने फ्रात नदी के बारे में सुना था कि फ्रात नदी जो है उसमें फ्लड आ जाती थी, उसमें बाढ़ आ जाती थी, और बाढ़ आने के कारण फ्लड का जो वाटर था, पानी जो था वो कहीं दूसरे रास्तों में चला जाता था। और कई बार क्या होता था, मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनकी जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, उनकी फसल खराब हो जाती थी। और इसके अलावा यहाँ पे जो जब ये रिवर अपना रास्ता चेंज करती थी, अपना रास्ता बदलती थी, तो इससे क्या होता था, लोगों को काफ़ी नुकसान होता था, उनके घर वगैरह भी टूट जाते थे। और विलेजेस रिलोकेटेड इन मेसोपोटामिया हिस्ट्री, और जिसके कारण मेसोपोटामिया के इतिहास में हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ये जो नगर थे इनको दोबारा से निर्मित करना पड़ता था, दोबारा से इनका निर्माण कराना पड़ता था। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, ये तो हो गया नेचुरल प्रॉब्लम्स क्या थी मेसोपोटामिया में, कि वहाँ पे फ्रात जो रिवर थी वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी, और वो एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स थी, मैन आदमियों के द्वारा जो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट की गई थी। फर्स्ट, those who lived on the upstream stretches of a channel could divert so much water in their field। अब देखिए मेसोपोटामिया को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा जो था वो अपर स्ट्रीम में आता था, और वो जो हिस्सा है, ऊपरी जो भाग था, वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे रिवर का ज़्यादा पानी अपने खेतों में यूज़ कर लेते थे। और कई बार क्या होता था, बाढ़ आने की वजह से वहाँ पे जो सिल्ट होता था, जो मिट्टी होती थी वो जमा हो जाती थी, और वो अपर स्ट्रीम्स में रहने वाले जो लोग थे वो उस मिट्टी को नहीं निकालते थे, जिसके कारण द डाउनवर्ड स्ट्रीम्स वर लेफ्ट विदाउट वाटर। अब जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पे पानी नहीं आता था, या अगर आता था बहुत कम आता था, जिसके कारण ऊपरी हिस्सों में रहने वाले और नीचे हिस्सों में रहने वाले जो लोग थे उनमें आपस में झगड़े होते रहते थे। दे नेग्लेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम देयर चैनल्स। और ये जो लोग थे ऊपरी स्ट्रीम में रहने वाले, वो नदियों में से गाद को अलग नहीं करते थे, जिसके कारण झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते थे पानी को लेकर के। इसके अलावा काफ़ी सारा वार टाइम वहाँ पे होता था, लोग जो थे एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते रहते थे, और जो लीडर्स जीतने में सक्सेसफुल हो जाते थे, जो जीत जाते थे, उनके काफ़ी सारे फॉलोवर्स हो जाते थे, और इस प्रकार से अपना जो भी उनके द्वारा लूट की गई है, माल को जो लूटा गया है, वो अपने फॉलोवर्स में, जो चीफ होते थे, मुखिया होते थे, अपने फॉलोवर्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। उनका डिवीजन जो है, सामान जो उनको मिलता था उनको अपने फॉलोवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। विक्टोरियस चीफ्स बिगिन टू ऑफर प्रीशियस बूटी टू द गॉड। अब देखिए जो भी विजेता मुखिया होते थे वो क्या करते थे, जो भी लूट का सामान मिलता था उसको गॉड को भी ऑफर करते थे। जो भी प्रीशियस बूटी होता था, जो भी ज़्यादा ही प्रसिद्ध या ज़्यादा ही प्रीशियस मीन्स कीमती जो चीज़ें होती थी वो गॉड को अर्पित कर देते थे। और दिस गेव द हाई स्टेटस एंड द अथॉरिटी टू कमांड द कम्युनिटी। और ऐसा करने से उनको समाज में ऊंचा अस्तित्व उनका होता था, और दूसरा इससे वो अपने समाज के ऊपर अपना अधिकार भी जमा सकते थे। लीडर्स एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ विलेजर्स क्लोज टू देमसेल्व्स। अब इस प्रकार के जो मुखिया होते थे वो क्या करते थे, अपने आसपास ही जो गांव की जो बस्तियां होती थी उनको अपने आसपास ही स्थापित करते थे, सो दैट टू बी एबल टू रैपिडली गेट एन आर्मी टुगेदर। ऐसा इस वजह से था कि अगर कभी भी उनको आर्मी की जरूरत पड़ती है, सेना की जरूरत पड़ती है, तो वो जल्दी ही उसको अपने पास बुला सके। पीपल वुड बी सेफ लिविंग क्लोज टू वन अनदर। और इससे क्या होगा, अगर लोग एक दूसरे के आसपास रहेंगे तब भी वो आपस में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जब भी किसी को किसी की हेल्प की जरूरत हो जाएगी तो वो उनकी हेल्प उनको मिल जाएगी। उरुक वॉज द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन अराउंड 3000 BCE। उरुक जो था वो सबसे पहला, सबसे आरंभिक एक टेम्पल टाउन था, मीन्स एक मंदिर शहर था, जो कि 3000 BCE के आसपास हुआ था। इट्स एक्सटेंट वॉज 250 हेक्टेयर। और ये जो टेम्पल था ये 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था। उरुक हैव अ डिफेंसिव वॉल। और उरुक जो नगर था उसकी रक्षा करने के लिए उसके चारों तरफ एक दीवार बनाई गई थी, ताकि कोई भी उसके ऊपर आक्रमण न कर सके। इट वॉज ऑक्यूपाइड फ्रॉम 4200 BCE टू 400 CE। और ये जो नगर था
4200 BCE से लेकर के 400 CE तक अपना अस्तित्व इसने बना करके रखा हुआ था। बाय 2800 BCE इट एक्सपेंडेड टू 400 हेक्टेयर्स, और 2800 BCE तक ये जो क्षेत्र था इसका विस्तार बढ़ करके 400 हेक्टेयर तक हो गया था। अब देखिए उरूक में जितने भी मतलब जो भी युद्धबंदी होते थे या लोकल पीपल जो होते थे, स्थानीय लोग जो होते थे, उनको टेम्पल्स में सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती थी, मंदिरों में और शासकों के यहाँ पे अपना सेवाएं उनको प्रदान करनी पड़ती थी, और हर एक व्यक्ति को एग्रीकल्चरल टैक्सेस देने पड़ते थे, कृषि कर देने पड़ते थे, और अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनको सेवाएं करनी पड़ती थी। अनिवार्य रूप से उनको मंदिरों में जो मुरम्मत का काम होता था उनमें अपनी सेवाएं प्रदान करनी पड़ती थी, और बदले में उनको राशन दिया जाता था या और अन्य प्रकार से भी उनको वेजेस दी जाती थी। अब काफ़ी सारी अगर यहाँ पे काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं ऐसे, जहाँ पे राशन लिस्ट्स मिली हैं, काफ़ी सारी राशन की सूचियाँ मिली हैं जिनमें व्यक्तियों के नेम लिखे गए हैं, और जो भी ग्रेन वगैरह जो भी मटेरियल उन्होंने लिया है, जो भी वस्तुएं लिखी हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा उसमें लिखी गई है कि किस व्यक्ति ने कितना सामान वहां पे लिया था। रूलर्स कमांडिंग पीपल टू फैच स्टोन्स और मेटल्स और गो टू डिस्टेंस कंट्री टू फैच सूटेबल मटेरियल। अब देखिए राजा जो होते थे वो अपने जो सैनिक बंदी होते थे या स्थानीय लोग होते थे उनको आदेश देते थे कि दूर क्षेत्रों से जा कर के पत्थर या मेटल्स लेकर के आएँ, और दूर दूर देशों में जा कर के वहाँ से जो प्रीसियस मटेरियल है, सूटेबल उपयुक्त जो सामान है वो मंगवाते थे। और देयर वर टेक्निकल एडवांसेस एट उरुक अराउंड 3000 BCE। उरुक एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे 3000 BCE में ही प्रौद्योगिकी का विकास शुरू हुआ था। ब्रॉन्ज केम इनटू यूज फॉर वेरियस क्राफ्ट, और ब्रॉन्ज जो था, ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसे का उपयोग जो था वो काफ़ी शिल्पों में किया जाने लगा था। 100 पीपल वर पुट टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग क्ले पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। देखिए सैकड़ों की संख्या में लोगों को अलग अलग कामों पर लगाया जाता था, किसी को पेंटिंग के काम पर लगाया जाता था, किसी को जो ईंटें हैं उनको बेक करने में, ईंटों को पकाने के काम में लगाया जाता था, किसी को दीवारों के काम करने के लिए लगाया जाता था। इन स्कल्पचर देयर वर सुपर्ब अचीवमेंट, और इसके अलावा मूर्ति कला में भी इस समय में काफ़ी प्रगति की गई थी। अ टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क वॉज द पोटर्स व्हील, और इसी समय में सबसे ज़्यादा जो युगांतकारी परिवर्तन था वो था चाक के पहिए का आविष्कार। अब चाक का पहिए का आविष्कार के साथ ही जैसे जैसे पोटर्स जो थे वो एक ही समय में काफ़ी संख्या में पोट्स का निर्माण करने लगे थे, मटकों का निर्माण करने लगे थे। द सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट। सील मीन्स मोहर, एक शहरी शिल्पकला। इन मेसोपोटामिया सिलेंड्रिकल सील्स वर यूज्ड। देखिए मेसोपोटामिया में जो सिलेंड्रिकल सील्स होती थी उनका यूज किया जाता था। मीन्स बेलन के आकार की जो मोहरें होती थी उनका उपयोग यहाँ पे किया जाता था। पियर्स डाउन एंड रोल्ड ओवर द वेट क्ले। अब ये जो एक सिलेंडर के आकार की होती थी और इनके बीच में से एक छेद किया जाता था जिसमें से एक पतली स्टिक को गुजारा जाता था, और बाद में इसके ऊपर जो मार्क होते थे उनको वेट क्ले के ऊपर मीन्स गीली मिट्टी के ऊपर रोल किया जाता था ताकि जो मार्क्स हैं वो उसके ऊपर बने रहें। और ये जो सील हैं इस वजह से यूज़ की जाती थी ताकि जो भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है उसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए, उसकी प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए। और ये जो सील लगाई जाती थी किसी भी थैले के फेस के ऊपर इसको लगाया जाता था, और अगर ये पूरी तरह से सुरक्षित होती थी तो इट मीन्स ये होता था कि इस सील के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। और अगर ये सील टूटी हुई होती थी तो इट मीन्स ये है कि उस थैले के साथ या उस सामान के साथ कोई छेड़खानी की गई। लाइफ इन सिटी, शहरों में जीवन या शहरी जीवन। अ स्मॉल सेक्शन हैड अ शेयर ऑफ वेल्थ, प्रीशियस थिंग्स वर बरीड विद किंग्स एंड क्वींस। देखिए हमने पढ़ा कि यहाँ का जो समाज था गरीब लोग थे और अमीर लोग थे, बट एक स्मॉल सेक्शन था जिसके हाथ में ज़्यादा धन था, मतलब एक ही छोटा सा वर्ग था जो धनवान था। और जब ये लोगों की डेथ होती थी, जब इनको बरिड किया जाता था, दफनाया जाता था, जैसे किंग और क्वीन है तो इनके साथ कुछ प्रीशियस थिंग्स को, जैसे लैप्सलोजी हो गया है, लाजवर्द हो गया, गोल्ड है, सिल्वर है, इन चीज़ों को भी इनके साथ दफनाया जाता था। मेसोपोटामिया
हैव न्यूक्लियर फैमिलीज। देखिए मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो परिवार होते थे वो न्यूक्लियर होते थे। न्यूक्लियर का मीन्स होता है एकल परिवार होता था। बट अ मैरिड सन एंड हिज फैमिली वॉज रिसाइड्स विद हिज पेरेंट्स। परंतु एक जो विवाहित लड़का है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ भी रह सकता था। अ डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द मैरिज। देखिए अगर किसी को विवाह करना होता था तो उससे पहले उनको अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती थी और अपने पेरेंट्स को अपनी मैरिज के बारे में बताना होता था। और इसमें क्या था कि जब वो लड़का लड़की शादी करने के लिए रेडी हो जाते थे तो जो लड़की के दुल्हन के जो घर वाले हैं वो कुछ गिफ्ट्स लेकर के जाते थे, जिसमें आपस में उन गिफ्ट्स का लेन देन किया जाता था। नाउ द फीचर्स ऑफ उर। देखिए मेसोपोटामिया का सबसे पहला जो शहर है जहाँ पे खनन हुआ था 1930 में, दैट इज उर। वो उर नगर है। अब जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट। सबसे पहले तो वहाँ की जो नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट थी, बिल्कुल ही संकरी गलियाँ थी, बिल्कुल ही टाइट गलियाँ थी। उसमें से कोई भी ब्लॉक कार्ट वगैरह नहीं जा सकती थी, कोई भी गाड़ी वहाँ से, बैलगाड़ी वगैरह वहाँ से निकल कर नहीं जा सकती थी। तो इसी कारण से जो भी सामान लेकर के जाया जाता था वो डंकी बैक पे, मीन्स गधों पर लाद करके सामान को वहां तक पहुंचाया जाता था। इरेगुलर शेप्स ऑफ हाउसेस। देखिए वहां के जो घर बनाए गए थे उनको भी अनियमित रूप से बनाया गया था। इट मीन्स इट शोज द नॉट प्लानिंग ऑफ द हाउसेस। मीन्स यहाँ पे जो घर का कोई भी नियोजन नहीं किया गया था, घरों को सही तरीके से नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट इज ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर इंस्टेड फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड। और इसके अलावा घरों का जो आंगन होता था उसके अंदर वाली साइड में ही पाइप्स को छोड़ा गया था, और जिसके कारण बारिश का जो पानी होता था वो अंदर ही आंगन में इकट्ठा हो जाता था। पीपल सीम्स टू हैव स्वेप्ट ऑल देयर हाउस होल्ड रेगुलर्स इन रिफ्यूजेस इनटू द स्ट्रीट। और लोग क्या करते थे, अपने घर का जो कूड़ा कचरा है उसको सीधा गलियों में ही डाल देते थे, जिसके कारण जो है गलियां जो थी वो जो गार्बेज होता था, कूड़ा कचरा होता था, उससे भर जाती थी, जिसके कारण उनको अपना जो घर की दहलीज होती थी वो ऊंची करनी पड़ती थी ताकि कूड़ा कचरा घर के अंदर न आ सके। और बारिश के दिनों में सारा का सारा जो पानी, गंदा पानी होता था, उनके घरों में इकट्ठा हो जाता था। लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट बाय विंडो बट डोरवेज ओपनिंग इन द कोर्टयार्ड्स। देखिए उर नगर के घरों में जो प्रकाश आता था वो विंडोज से न होकर के, खिड़कियों से न होकर के दरवाजे के थ्रू आता था। दिस वुड ऑल्सो हैव गिवन फैमिलीज देयर प्राइवेसी। और जिससे घरों की जो गोपनीयता होती थी वो बनी रहती थी। नाउ सुपरस्टिशन अबाउट हाउसेज रिकॉर्डेड इन ओमन टैबलेट एट उर। देखिए अब एक ओमन टैबलेट मिली है, ओमन पट्टिका मिली है उर से, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे लोगों में घरों को लेकर के कुछ अंधविश्वास भी थे। अब हम देखेंगे कि वो अंधविश्वास क्या क्या थे। फर्स्ट, अ रेज्ड थ्रेशोल्ड ब्रोथ वेल्थ। सबसे पहले उनका मानना ये था कि अगर घर की दहलीज ऊंची होती है तो वो धन लाती है। दूसरा, अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अदर ब्रिंग लकी। अब देखिए इन्होंने कहा कि अगर घर के सामने वाला जो दरवाजा है वो किसी दूसरे दरवाजे के सामने नहीं खुलता, किसी दूसरे घर के दरवाजे के सामने नहीं खुलता, तो वो सौभाग्य लेकर के आता है। द मेन वुडन डोर ऑफ अ हाउस ओपन आउटवर्ड्स द वाइफ वुड ब्रिंग टोरमेंट टू हर हस्बैंड। और अगर घर का लकड़ी का दरवाजा किसी दूसरे घर के सामने बाहर की तरफ खुलता है तो इससे जो पत्नी है वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए संकट का कारण बनती है। A cemetery was also there, gave of loyalty and commoners। और एक कब्रिस्तान भी वहां मिला है। सिमेट्री का मीन्स होता है कब्रिस्तान, जहां पे कॉमन पीपल, सामान्य लोग, और जो लॉयल होते थे, राजा लोग होते थे, उन दोनों को ही एक साथ दफनाया जाता था। A few individual found buried under the floor of ordinary houses। और देखिए कुछ ऐसे सामान्य घर भी मिले हैं जहां पर घरों के नीचे ही लोगों को दफनाया गया था। और ये सारे के सारे अंधविश्वास थे उर नगर के हाउसेस के बारे में।